आकिब साहब, पहले तो ये आप बता दीजिए कि आप अग्री करते हैं इस बात से कि प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद सोल्यूशन है, रिफॉर्मेशन या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि जब भी निजकारी की बात होती है इन इदारों की, तो यूनियंस हैं इन तमाम इदारों में जो कि एहतजाज करने के लिए निकल आती हैं, धरने देती हैं। इसको कैसे हैंडल किया जा सकेगा, इनको कैसे कन्विंस कर सकेंगे कि प्राइवेटाइजेशन इनके हक़ में जाती है? एक फ़िक्रे में अगर आप पूछेंगी तो मैं ये कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मकासद हैं आपके, उसमें दयानतदारी होनी चाहिए। अच्छा। और ये प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने किसी दोस्त को बाहर से बुला के और फलां फलां करके और उसको दे के और सारा प्रॉफिट वो ले जाए या मैनेजमेंट उसके हाथ में आ जाए। मकसद ये होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी अवाम और जो इस वक्त मईशत जो लंगड़ा रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत ही नहायत ही सुस्त रवि से बस अब सांस आ रहा है, इसको आपको वो स्टीरॉइड मिलेगा जिसकी बातें 4-5 दिन से हो रही हैं। मुझे रामीन समझ नहीं आती जब वो लोग ये कहते हैं कि जी ये तो एक कॉर्टिजोन का आप यानी इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्टीरॉइड लगा रहे हैं ज़िंदगी बचाने वाली। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ज़िंदगी ही तो बचानी है इसकी। अगर आपकी फ़र्ज़ करें किसी इंसान के सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं जी कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चारा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मिलनी चाहिए कि इसको ये वाली दवाई लगा दें, कॉर्टिज़ोन लगा दें, इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अच्छा, लेकिन नजूर साकिब साहब पता करानी आर्ग्यूमेंट के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट है जो कि वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि स्टीरॉइड से फौरी तौर पर तो इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन अगर रेफॉर्मेशन या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ चले जाते हैं तो फिर सरमायाकारी बाहर नहीं जाएगी। प्राइवेटाइजेशन के जो खिलाफ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज हो गया तो फिर तमाम जो क्या कह सकते हैं सरमायाकारी है वो बाहर चली जाएगी, हमें अपनी मईशत के अंदर लेकर आनी है चीज़ें। मई बाहर चली जाएगी। मुझे ये बताइए, एक दूसरा एंगल वो ये कहते हैं कि जी मुल्की लोग नहीं चलाएंगे, हमारा वो जो फ्लैग करियर है फॉर इंस्टेंस आपका PIA वो दूसरे लोग चलाएंगे। आपके मुल्की लोगों ने चला के देख नहीं लिया। मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिसने जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई उसको आप को पायलट बना के बिठा देते हैं। अच्छा। इसलिए कि उसने जहाज तो नहीं चलाना, उसने यानी बैठ के कॉफी पीनी है, गपशप लगाना है। अब अगर मुल्की लोगों से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्टाफ पे हैं, ग्राउंड पे हैं, उनसे अगर ये नहीं चला या टॉप मैनेजमेंट से ये नहीं चला तो क्या करें? क्या हर साल, हर महीने, हर दिन हम इनके कर्जे उतारते रहें? देखिए, जब कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, मिसाल के तौर पे एयरलाइन बनती है, आपकी स्टील मिल है, आपके रेलवेज हैं, आपके और जो इसके SOEs हैं आपके, ये किस लिए बनाया जाता है? किस में हम नौकरियां देंगे? क्या इसका हम खसारा बर्दाश्त करेंगे? मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये हमारे लोगों को सहूलत फराहम करेगी कम से कम कीमत पे। देखिए, चीखें पता है किसकी निकल रही हैं? चीखें उसकी निकल रही हैं, उस मिनिस्टर की चीखें निकलेंगी। और से सुनिएगा, उस मिनिस्टर की चीखें निकलेंगी कि अगर यहां पे कोई गैर मुल्की आके उसने PIA चलाना शुरू कर दिया तो मैं अपनी मीटिंग में होता हूं और मैं कहता हूं कि ये जहाज को जरा 1 घंटा रोको, तो वो तो नहीं रोकेंगे। बेगम साहबा की बिल्ली जो है, ये सच्चे वाकयात बता रहा हूं आपको। अच्छा। बेगम साहबा की बिल्ली पकड़ी नहीं जा रही जो उन्होंने साथ कराची लेके जानी है कि जहाज रोको भाई। अब उधर लोगों को क्या बताया जाता है एयरपोर्ट पे? भाई एक तकनीकी को टेक्निकल मसला आ गया है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, पैसे नहीं देते, उनकी टिकटें वैसे ही फ्री में होती हैं। जितना अमला आपका है उनको देखें किस भाव से मिलती हैं टिकटें। बुनियादी तौर पे इसमें बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं जो कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, अच्छा। ये ठीक है कि आपके ये फ्लैग कैरियर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरा फ्लैग कैरियर जो है वो मेरे दिल पे झपट रहा है और मेरे दिल में से खून चूस रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये फैसला बड़ा आसान है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है जी। आप निजकारी कीजिए और उसमें दयानतदारी का, मैं फिर से कहूंगा, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। दूसरा, यहां पे आपने जैसे तैसे करके जितनी नौकरियां भी देनी थी दे दी, स्टील मिल्स में दे दी, रेलवेज में दे दी, PIA में खास तौर पे दे दी, और आपने मिनिस्ट्रियल लेवल पे आके बताया जी कि यानी इनको तो पायलट बनना ही नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह। ये सारी गलतियां हो गई।
लेकिन वो लोग जो इन यानी बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, देखें उनके खानदान हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनका ख्याल करना है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, बल्कि सजेशन होगी, अगर ये निजकारी होती है तो उसमें फ़र्ज़ करें आपके पास 10 रुपये आपको शुरू में मिलते हैं, उनमें से 1 रुपया निकालें और इन सारे लोगों को जो सड़कों पे आपको नजर आएंगे, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है और ये बहुत बड़ा डर होता है किसी एसपी के लिए, डीसी के लिए या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए कि यार इनको नौकरियों से निकालेंगे, क्योंकि जो आएंगे लोग जो खरीदेंगे इसको वो तो मेरिट पे रखेंगे और वो 10% हो गए, 5%, बाकी 90% का क्या है, उसका आइडिया दे रहा हूं आपको और आपके जरिए उन तमाम लोगों को जो इन चीज़ों का फैसला कर रहे हैं कि देखिए इन लोगों को ये ना समझें कि इनको गलत तरीके से नौकरी मिली, इनको तो नौकरी मिलनी नहीं चाहिए थी। भाई खसारे में तो इदारा जा रहा है, इनको आपने नौकरी अब दे दी हुई है और उसमें मैं दोनों को शामिल कर रहा हूं, वो जिनकी पक्की नौकरी है, वो जिनकी कच्ची नौकरी है, इनका बंदोबस्त करना है। तो आप 10 रुपए आपको फर्ज करें PIS से मिलते हैं, ठीक है, उस 10 रुपए में से 1 रुपया लगाइए और इन सारे मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दें, एक एक करके। इस गोल्डन हैंडशेक से वो अपने तौर पे कोई बिजनेस शुरू कर सके। और जहां तक निजकारी का है, इस वक्त तो शदीद जरूरत है उसकी, लेकिन मैं फिर से कहूंगा रामीन जी, दयानतदारी और अवाम हो मतमाए नजर। बिल्कुल ठीक है। रामीन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं जी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि जी पहले भी हम कर सकते थे, पहले हमने क्यों नहीं किया, वो होंगी कोई वजूहात। अच्छा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सारे अच्छे अच्छे काम अब हो रहे हैं, तो मैं तो इसको खुशामदीद कहूँगा, वेलकम करूँगा कि इसको ना सिर्फ ये कि यानी आपने बड़े अच्छे इकदाम ले रहे हैं, इसको ज़रा आगे भी बढ़ाएं। जहाँ तक अगली हुकूमतों की आपने बात की है, मुझे ये बताइए, जब आप सब लोग कहते हैं मुझसे कि जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने के बाद होगा क्या? इलेक्शन होने के बाद एक हुकूमत आएगी, तो क्या पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली हुकूमत होगी? ये जो कुछ भी खखेड़ आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये जितनी भी गुजरी हैं हुकूमतें, उनका इसमें अच्छा या बुरा कोई ना कोई कहीं पे उनके अवामिल हैं जो कि इस वक्त मुंतज हुए हैं, कल्मिनेट हुए हैं इस सिचुएशन में। मेरे नजदीक इलेक्शन कोई हल नहीं है। अच्छा, इलेक्शन करके आपने हुकूमत लानी है ना, हुकूमत ने आके अपने लोगों के लिए काम करना है, तो वो अगर इस वक्त हो रहा है तो मुझे तो काम से गरज है। दो तरह के लोग होते हैं जो अगर हुकूमत में आए या उनको अल्लाह ताला तफवीज़ करे कोई ऐसा फ़र्ज जिससे यानी जिसमें उन्होंने आवाम के लिए करनी होती है। एक वो होते हैं रामीन जो किसी अच्छे भले शहर को जो उनको तोहफे में मिलता है उसको जंगल में बदल देते हैं, वो 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको जंगल मिलता है, जिस तरह मेरे वो लीडर्स जो जिन्होंने कि मुल्क को बना दिया, जंगल मिलता है उनको और वो कुछ अरसे बाद उसको शहर बना देते हैं। महातीर मोहम्मद है, ली कुआन यू है, इवन फिदेल कास्ट्रो का मैं नाम उसमें लूंगा। ऐसी लीडरशिप हमें चाहिए। क्या इस इलेक्शन के बाद आपको नजर आती है? तो मैं फिर क्या, मैं किस चीज पे गुजारा करने को तैयार हूं? मैं इस चीज पे गुजारा करने को तैयार हूं कि जो कुछ भी ये हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कोई भी कर रहा है अल्लाह के वास्ते अवाम की तरफ नजर पड़ी हुई है। अब आते हैं आपके सोने और डॉलर की तरफ। देखिए, सोना मसला है उन तमाम वालिदैन का जिनकी बेटियों का यानी उन्होंने रुखसती करनी है। उसके अलावा मसला उन खवातीन का है जो कि हर महीने या हर साल में उन्हें जेवरात चाहिए होते हैं। ये थोड़े से हैं। असल मसला सोने का वो है जो इसका कारोबार करते हैं, इसकी स्मगलिंग करते हैं, इसका हिसाब किताब है। तो सोने की अगर कीमत थमती है तो फायदा किसको होता है? गौर कीजिएगा। फिर डॉलर पे आते हैं। डॉलर जो है, मेरे 80% पाकिस्तानियों ने तो शायद डॉलर हाथ में पकड़ के देखा हुआ भी ना हो। सही बात। उनको तो डॉलर के असरात मिलते हैं और उनको पता भी नहीं होता। तो मेरे 80% से ज्यादा लोग जो हैं जिन्होंने डॉलर कभी जिंदगी में ना देखा, ना महसूस किया, ना उनकी जेब में, वो तो पैसे में बात करते हैं, वो तो रुपए की बात करते हैं। और जब उनको ये शायद ये क्वैगमायर जो है उनको समझ नहीं आती कि ये किन चक्रों में पड़े हुए, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। उनको जब पता लगता है ना पेट्रोल की कीमतें इतनी हो गई हैं या कर्जा इतना और बढ़ गया, वो हैरान होते हैं। ये डॉलर की जो एक्सचेंज यानी वाले हैं या जो बिजनेस करते हैं, इसका स्मगलिंग करते हैं, ये उनका मसला है। और अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो जाहिर है तकलीफ उनको होगी। ये चीखें हमें सुननी पड़ेंगी।
ये चीखें इसलिए सुननी पड़ेंगी कि जब आप ऑपरेशन करते हैं, जब आप सर्जरी करते हैं, तो पेट तो काटना पड़ता है। सही बात है। और जब पेट काटते हैं तो तभी आप वो नासूर निकालते हैं ना। ये बड़ी तो अच्छी आपने बात की। मुझे उनसे हमदर्दी है जिनकी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। एमडी साहब, अब ये बात चल रही है कि पहले एहतसाब, फिर इंतखाब, पहले मईशत, फिर सियासत। आप अग्री करते हैं एमडी साहब इस बात से? क्या वाकई इलेक्शन फिलहाल हल नहीं है और पहले हमें बीमारी को दूर करना पड़ेगा?